हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं विद एसएसए, है ना, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। केमिकल काइनेटिक का पार्ट है, कहीं ना कहीं यूज होता है। हायर क्लासेस में तो डेफिनेटली आता है, एक एडवांस में भी आता है ये केमिकल काइनेटिक का पार्ट। तो देखिए क्या होता है, एसएसए दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, और दूसरा, दोनों मेथड में आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है, सब कुछ वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे बहुत ध्यान से। ये पूरी प्रोसेस आपको याद करनी है। एक मॉलिक्यूल की लर्न होनी चाहिए, बाकी मॉलिक्यूल्स की अपने आप आपको आ जाएगी बस, बट एक की लर्न होनी चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। दो जनरल होते हैं भाई, दो जनरल मेथड। प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन है और दूसरे को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम से भी निकालते हैं और एसएसए डायरेक्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। दो जनरल मेथड होते हैं इसके। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है? देखो, इक्विलिब्रियम वाला ज्यादा बेटर नहीं है, हम इसी को ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर है? ये चीज याद रखना। तो आपको याद भी यही करना है, एसएसए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बजाय कि इक्विलिब्रियम वाला भी मैं आपको बता दूंगा, हल्का सा बता दूंगा। याद रखना चाहो, चॉइस इज योर्स, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा। ये क्या है, ए और बी है। ये इक्विलिब्रियम में है, K1 और नेगेटिव K1 नेगेटिव दे रखा है, K -1 C बनता है इससे, ठीक है। ए बी से C बन रहा है जो कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। फिर इस C से K2 यूज कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, है ना, नहीं सॉरी क्या बोलेंगे इसे, रेट कांस्टेंट है K2 यूज कर D बन रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, हम इसका रेट निकालना चाहते हैं। रेट क्या निकलेगा, ए और बी का। अगर मैं इस रिएक्शन का ए बी से सी बन रहा है तो क्या आएगा, डीसी बाई डी टी, प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, यही होता है रेट, यस सर। ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, K1 ये रहा, ठीक है। और ए और बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है यहां तक? ये तो सिंपल रेट है कि ए से बी बन रहा, ए और बी से सी बन रहा है। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। लेकिन सी यूज भी हो रहा है। अब ये याद रखना, इसका रेट बनने का रेट और इसका डिसअपियरेंस होने का रेट, मतलब डिकम्पोज होने का रेट, दोनों का रेट का हिसाब करेंगे तब बताएंगे ना कि सी बन रहा है कि सी कम हो रहा है ना। तो हम क्या करने वाले अब दूसरा देखो, इसने ये क्या किया, नेगेटिव में आ गया, इनवर्स के सी माइनस में K2 C। कुछ तो सी यहां यूज हो रहा है, कुछ सी यहां पर यूज हो रहा है, वापस जा रहा है। तो रेट ऑफ सी जो है वो क्या होगा, अब ये माइनस क्या किया, ये समझ में आया सबको? यस सर। बताओ जरा क्या किया फिर। जो कंसंट्रेशन उसकी जहाँ जा रही है, एक बैकवर्ड में जा रही है रिएक्शन में, एक डी में जा रही है, तो वही माइनस किया इन लोगों ने। ठीक है, तो यहां देखिए इसने क्या किया आप, लेकिन क्या कोई अच्छे से डिटेल बता सकता है? कंफ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को। नमस्ते बेटा, नमस्ते एवरीवन। बताएगा ये हुआ क्या, माइनस कैसे कर दिया? रेट तो यहाँ पे खत्म हो गया था, तो हमने इसको माइनस क्या किया, और ये क्या चीज है, सिर्फ इसके बारे में बता दो। माइनस मैं अपने आप बता दूंगा, ये क्या चीज है? सर ये वो सी की अमाउंट है जो ए प्लस बी बनाने में यूज हुई है। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से इसे कैसे लिखेंगे? अब जरा देखना मैं क्या सुनना चाहता हूँ, पहले मेरी मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। ए और बी, इससे सी बन रहा था, ठीक है, हमने यहाँ पर रेट ऑफ सी निकाल लिया, डीसी बाई डी टी इक्वल आ गया हमारे पास, ये K1 ए और बी, ठीक है। साथ में अब मैं उल्टा भी चल रहा हूँ, सी से ए और बी बन रहा है, इसका रेट कैसे निकालूंगा मैं? प्रोडक्ट का रेट या रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का अगर मैं रेट निकालता हूं, डीसी बाई डी टी इक्वल किसके आएगा? रेट ऑफ रिएक्टेंट और क्या होता डीए है, बाई नेगेटिव, नेगेटिव होता है, यस सर। यस सर। नेगेटिव। और यहां पर मान लो के है, वो कोई भी के की जगह एक्स वाई जेड, चलो के ही लगा देते हैं इसको, के जेड लगा लो इसे। तो के जेड, और ये किस पर डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर, ऐसा कुछ। बताइए ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको डिफाइन करवाना चाहता हूं। रेट क्या है, डीसी बाई डी टी, किसके अगेंस्ट है? K1 ए और बी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रेट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन माइनस हो रही थी, माइनस नहीं आना चाहिए क्या? ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन से समझ में आया किसी को क्या?
ये बहुत कॉमन चीज है यार, सबको आनी सर वो चाहिए। रेट लॉ से लिखा है शायद। क्या? हाँ, रेट ला से बना। ये रेट ला क्या कहता है? ए और बी के यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट होती है। शायद नहीं, कॉन्फिडेंटली कहिए ये रेट ला से लिखा हुआ है। रेट ला यही होता है कि हमने यस क्या सर। किया, K1 किया, यस सर। और ए और बी की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट है डीसी बाई dt। अब सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ इसके लिए लिखता हूँ रेट ला से डीसी बाई dt, ये क्या है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है ये, है ना? तो मैंने पहले क्या लिया था? प्रोडक्ट बाय dt लिया था ना। अब मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं तो माइनस लगा दिया। और फिर क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना वो। यस सर। तो रिएक्टेंट यानी कि यहाँ पर मेरे को सी लिखना चाहिए, के जेड के साथ में सी लिखूं? बताओ, यस सर। सही है? यस सर। तो ये तो प्रोडक्ट लिया था, यहां मैं रिएक्टेंट ले रहा हूं और उससे मैंने कुछ लिख दिया। दोनों सही है? सही है Yes, सर, वो sir. आपने बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा है ना। हाँ वो ठीक है, रिएक्शन अलग मान लो, इसको उससे मत जोड़ो। आई एम नॉट सेइंग कि ये उससे जुड़ा हुआ है। क्या ये सही है सिर्फ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग? यस सर। ठीक है, चलो अब जरा एक और चीज देखते हैं। अगर मैं इसी को, अब इसको मैं उल्टा लिखूं, यानी कि मुझे लिखना है प्रोडक्ट, यानी वही डीसी बाय dt लिख रहा हूं, इक्वल रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखना चाहता हूं अब मैं, यानी कि रिवर्स बना रहा है। तो रिवर्स का जो कांस्टेंट होगा -K1, और फिर क्या आएगा? ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में। नहीं सर, सी की आएगी। सर रिएक्टेंट की होएगी ना? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी, रिएक्टेंट की ए और बी है। बैकवर्ड के लिए तो रिएक्टेंट सी हो गया ना। हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी होगा, तो सी की बैकवर्ड आएगी। रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट चाहिए होगा, यहां पर भी सी की कंसंट्रेशन आएगी। तो ये सब सी आएगा। माइनस बाय dt होगा ना? क्या? माइनस। हाँ माइनस भी आएगा, रुको, कहाँ माइनस आएगा? यहाँ पे। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। ये स्टेप समझ में आया सबको, कैसे हुआ ये उल्टा? यस सर। ठीक है, अब एक और, अब जरा देखो, सी से डी बन रहा है। इसी ने यहाँ पर यहाँ क्या कर दिया, इसने सी से डी बना दिया। तो अब डीसी बाय dt के लिए अब मैं फिर से अगर कुछ लिखना चाहूँ, ये मान लो K2 है, तो ये K2 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये D बनाया, ठीक है, D दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज C। सही है? सही है माइनस सर। भी आ रहा है। ठीक है, तो यहां इसके लिए तो आपने लिख दिया, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पर माइनस आएगा? यस सर। आएगा सर, आएगा। रिएक्टेंट है ना? C रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी माइनस आने वाला है, ये K2 लगाया मैंने। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यानी कि ये माइनस ये भी रेट है। तो ओवरऑल टोटल रेट, एक में तो क्या हो रहा है देखो, ए और बी से सी बढ़ रहा है, एक में तो रिएक्टेंट बढ़ रहा है, और इसके अंदर रिवर्स में रिएक्टेंट कम हो रहा है, माइनस आ गया। फिर प्रोडक्ट के अंदर इधर सी से डी जाएंगे तो भी कम हो रहा है, तो ये माइनस आ गया। तो ओवरऑल टोटल रेट जब आप निकालोगे तो ये रेट निकलेगा। ये समझ में आ गया टोटल रेट कैसे आया? यस सर। इसमें बढ़ा, इस तरफ गए तो बढ़ गया, ए और बी आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि रिएक्टेंट हमारे ए और बी ही हैं। ठीक है, जब सी से वापस ये बन रहा है तो मेरे को सी की फॉर्म में वो चाहिए, तो नेगेटिव रिएक्टेंट की फॉर्म में चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं। सी बाय, और ये थर्ड वाला भी आ जाएगा। ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। याद रखिएगा इस एग्जाम्पल को ध्यान से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। डीसी बाय dt, ये इंटरमीडिएट है। यहां पर सी जो है यूं समझिए कि ये इंटरमीडिएट है। क्लियर है? मुझे तो डी चाहिए, ए और बी से डी चाहिए, सी तो मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो क्या होगा, जितना ये बन रहा है, अब देखो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या मानते हैं कि जब किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो हमारे पास तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ए बी है और डी है। मेरे पास रिजल्ट आ रहा है डी और ए बी आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहे हैं। सी मेरे पास आता ही नहीं है, वो बीच में कभी बनता है और बीच में ही वो यूज हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। तो इंटरमीडिएट क्योंकि बीच में बनता है और बीच में यूज हो जाता है, तो मुझे जब रेट लिखना है तो मुझे इंटरमीडिएट नहीं चाहिए, मैं इस सी को यहां से गायब करना चाहता हूं, क्योंकि ये लास्ट में मेरे पास आता ही नहीं है। सी की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर सकता है?
तो मैं इसको गायब करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो ये क्या आएगा, सी का जो रेट है, मैंने इसीलिए इंटरमीडिएट का रेट ही निकाला, यानी जब मैं रेट निकाल रहा हूं तो इंटरमीडिएट का रेट निकालेंगे जिसमें ए और बी भी होगा, तो ए इंटरमीडिएट का रेट जो है वो बीच में ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह पर मैंने लिया 0। ये समझ में आ गया, क्योंकि इंटरमीडिएट बनता है और वापस जितना रेट से बन रहा है इंटरमीडिएट उसी रेट से यूज भी हो रहा है, ऐसा माना जाता है। अगर मान लो बन स्लो रहा हो और यूज फास्ट रहा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। लेकिन अगर मान लो कि बन फास्ट रहा है, यूज बहुत स्लो हो रहा है, तो लास्ट में बच जाना चाहिए। यस सर। तो यानी दोनों ही कंडीशन में मानते हैं कि ये जितना बनता है, जिस रेट से बनता है उसी रेट से ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमने dc/dt ये इस इक्वल टू कर दिया 0। ये समझ में आ गया, यानी कि इसका रेट तो 0 होना चाहिए, बनने का रेट और डिसअपीयरेंस का रेट बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका 0 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये 0 कर दिया, इसके बाद बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा क्या है। अब मैं इसको लेफ्ट राइट कर लेता हूं, और तो क्या करना है, ये जो माइनस वाले थे दोनों, मैं इन दोनों को इस तरफ ले आया, तो ये इधर आ गए, ये प्लस के हो गए। तो ए बी, अब देखो जरा K1 AB जो है वो K इनवर्स C और K2C इन दोनों का ऐड आ गया। क्लियर है? यस सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें C कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाल लिया, K इनवर्स और K2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, C की कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं। यहां से मैंने निकाला था C का रेट, क्योंकि मेरे को ये पता है कि C का रेट 0 होता है और मुझे पूरी रिएक्शन का रेट निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लास्ट में मैंने क्या किया, C की कंसंट्रेशन निकाल ली, और C की कंसंट्रेशन क्या आती है, K1। अब ये तो पता लग गया होगा, C की कंसंट्रेशन, ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे ना, K इनवर्स और K2। क्लियर है? यस सर। तो K1 AB डिवाइड बाय K इनवर्स प्लस K2, ये आ गया हमारे पास C। अब आपको रेट निकालना है D का, हमें तो फॉर्मेशन ऑफ D चाहिए ना, A और B से D बन रहा है, ये समझ में आ गया? यस सर। तो मुझे तो D चाहिए था सिर्फ, तो dA/dt किसके इक्वल होगा भाई, dA/dt जो है वो, अब dA/dt इक्वल किसके होता है, रिएक्टेंट कौन से हैं, ये रहे, है ना, K2C। K2C के ऊपर डिपेंड करेगा वो, यस सर। है ना। जैसे हमारा A और B जो है वो C पर डिपेंड कर रहा था, तो dc/dt जो है वो A और B पर डिपेंड कर रहा था, और dd/dt जो है वो K2C पर डिपेंड करेगा। ये समझ में आ गया? और K2C यानी इस C की जगह पर इसकी कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, रेट ला, इसकी पावर 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया? सर यहाँ पे Yes, sir. मतलब रिएक्शन में जो कोफिशिएंट है वो नहीं होते ना, वो तो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। हाँ, तो यहाँ कोफिशिएंट कौन सा यूज करा है? नहीं सर, पावर 1 कैसे ले ली इन्होंने फिर? वो देखो, C जो है ना, इसकी पावर 1 तो हमने मान लिया ना, यहाँ पर ये पावर 1 नहीं ले रहा हूं मैं, दिस इज नॉट, ये आप सिंपली ये कह सकते हैं कि मान लो कि वो रेट ये है, और हमने इनको सभी को, हाँ रुको, सबसे पहली बात, जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम, अब ये वर्ड याद रखना, ये लाइन याद रखना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा सिंगल स्टेप होती है और सिंपल रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होती। ये समझ में आता है सबको? यानी इक्विलिब्रियम हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ए और बी सीधा सी बना रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम वाली, हमेशा एलिमेंट्री सिंपल रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये क्लियर है? यस सर। तो यहाँ सी की कंसंट्रेशन तो 1 ही आएगी, इस बात में कोई डाउट है? नहीं। क्योंकि क्या बोलते हैं उसे, एलिमेंट्री रिएक्शन के कोफिशिएंट जो होते हैं वो रियल कोफिशिएंट होते हैं, इसलिए सी की कोफिशिएंट 1 है। सेकंड, फिर सी से डी बन रहा है, अब हम ये कह सकते हैं डी के अपने को नहीं पता कोफिशिएंट, लेकिन डी के लिए तो हम डी इसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म ले रहे हैं, dd/dt, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल K2C, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, और इस केस में तो दिक्कत ही नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पर C है। हाँ, अब आप कहें A और B, हमने A और B भी तो 1 रहेगा ना कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन। यस सर। सारे क्लियर हो गए? यानी कि हम सारी रिएक्शन को टुकड़ों में तोड़कर और उसके हिसाब से बहुत सोच समझकर हम ये सब ले रहे हैं, और उसके बाद में हमने रेट निकाल दिया। क्या निकला? K2 मल्टीप्लाई बाय K1, क्या बोलते हैं इसको, A की पावर 1 B की पावर 1 डिवाइड बाय K इनवर्स प्लस K2। तो इन सबको K2 K1 इन सबको क्या कर सकते हैं, के इफेक्टिव लिख सकते हैं।
के ले सकते हैं, कुछ भी के, है ना। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंटल आता है, जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं ना, वो ए और बी पर, ए की पावर 1 और बी की पावर 1 पर ही डिपेंड कर रहा है, वो हमें पता लग जाता है। और उसके बाद में ये के की वैल्यू ऐसे आती है, तो ये ओवरऑल के डायरेक्ट ऐसे आएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हमने सी की कंसंट्रेशन को यहाँ से बाहर निकाल दिया। बस सीधी बात ये कि सी की कंसंट्रेशन यहाँ से निकल चुकी है। अब देखिए ये जो है ना डी आई बाई डी टी, ये इंटरमीडिएट के लिए कहा है। बी इसका रेट जो है, हम इंटरमीडिएट का रेट जो है वो 0 माना जाता है, इसीलिए यहां पर हमने इसका रेट 0 लिया। यस, ये भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। अब आपको ये बहुत ध्यान से, हाँ बेटा। सर रेट इन्होंने इंटरमीडिएट का 0 लिया, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी इक्वेशन यहाँ पे। हाँ, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने वाली है, यानी जितना वो बन रहा है, ये तो हम मानते हैं ना, यही तो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि जितना बन रहा है उतना ही यूज हो रहा है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टाइम पर। ये कंसंट्रेशन कुछ ऐसे चलती है, वो भी बताता हूँ। देखो कंसंट्रेशन कैसे चलती है रेट, ठीक है। यहाँ पर इंटरमीडिएट बना, सपोज बनेगा, शुरू में तो इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ये स्टेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद में पूरा खत्म हो जाएगा। ये है इंटरमीडिएट का रेट। समझ में आ गया? यस सर। ये बन रहा है, शुरू में तो बनेगा, इंटरमीडिएट बने बना तो प्रोडक्ट ही नहीं बनता, फिर ये जितना बन रहा है उतना यूज हो रहा है लगातार, मतलब अब इसकी कांस्टेंट रहती है और लास्ट में बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएगा ना लास्ट में, तो जो बचा हुआ इंटरमीडिएट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हल्का सा, थोड़ा सा शुरू में बनेगा, फिर स्टेडी चलेगा उसका कंसंट्रेशन, उसके बाद लास्ट में वो जो बना था सबसे शुरू में वो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल कांस्टेंट रहती है, तो इसका रेट हम 0 मानते हैं। हालांकि शुरू में इसका रेट थोड़ा फास्ट होगा और लास्ट में इसका रेट डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया फॉर्मेशन का? यस सर। है ना, लेकिन हम इसको स्टेडी मानते हैं, इसीलिए तो अप्रोक्सीमेशन कहा गया ना, द वर्ड अप्रोक्सीमेशन यूज्ड। क्यों? क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन ही है, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन उससे आंसर हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए जरा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मोर कॉमनली यूज्ड, यू मस्ट फैमिलियर विद दिस टेक्निक। ठीक है, ये जनरली यूज होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर वाला यूज नहीं होता। की assumption है प्रोडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट सी एंड द कंजप्शन occur at the same time। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों का सेम टाइम पर होता है। सो द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। तो रेट जो है कंसंट्रेशन के साथ में जो चेंज हो रहा है वो 0 है। क्लियर है भाई? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ये है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और ये बहुत जगह पर, कई जगह पर यूज होता है। तो अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, जब आप किसी रिएक्शन का रेट बता रहे हो और उसमें इंटरमीडिएट बन रहा हो, तो इंटरमीडिएट का रेट ही निकाल लो। सीधी बात, ध्यान रखना 2-3 फैक्टर्स का, कि रिएक्टेंट का रेट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, क्यों माइनस हो रहा है, कौन सा इनवर्स आएगा, ये चीजें थोड़ी सी जो सबसे शुरू में मैंने बताई है उसका ध्यान रखना। उसके बाद नीचे जाएंगे, आपको सी की कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। हमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ही निकालनी होती है। रेट ऑफ इंटरमीडिएट, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ इंटरमीडिएट से कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट निकल जाएगी, और उसके बाद में जो आपको रेट निकालना है सबसे पहले, वो आप सबसे पहले लिख लो या सबसे लास्ट में, जैसे बॉक्स में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और आपके सामने रेट आ जाएगा, उससे की कंसंट्रेशन भर दो वहां पे। क्लियर है? यस सर। तो इसका पहला स्टेप ही मुश्किल है, बाकी सारे आसान है। पहले स्टेप के अंदर के, देखो डीसी बाई डी टी, के वन ए और बी पर डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन, ये रेट ला कहता है, सीधी सी बात है, और एलिमेंट्री रिएक्शन है, खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ इस पर नहीं है, सी यहाँ पर तो बन रहा है, अब सी घट कहाँ रहा है, वो इनवर्स वाले गेट में घट रहा है, इसलिए माइनस लगाया गया। इनवर्स में वो घट रहा है, तो माइनस इनवर्स K1 C की कंसंट्रेशन, और दूसरा डी बन रहा है, वहां पर भी वो घट रहा है, माइनस K2 C की कंसंट्रेशन। क्लियर है? यस सर। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, बाकी के तो फिर उसको 0 करके आप C की वैल्यू निकाल लो और फिर लास्ट वाली केस में भर दो, बस खत्म। पहला ही स्टेप मुश्किल है, बस समझ में आ गया भाई। अब देखिए दूसरा, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन एक और है स्टेडी स्टेट के अलावा, वो है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। इससे भी हम करते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी यहाँ आपको समझ में आएगा। डोंट बी कंफ्यूज, जो पहले करवाया है वैसे ही करना है, 99% केसेस में वैसे ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी और दूसरा कई बार ऐसी चीज पूछी जा सकती है, तो उसी के लिए बता रहा हूँ। देखो सेम इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है ना? यस सर। इक्वेशन पता लग गया होगा, ठीक है। अब देखिए जरा,
के की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होती है वो हमेशा एलिमेंट्री होती है, उसका रेट सीधा उसके कोफिशिएंट के बराबर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा एलिमेंट्री होगी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, क्योंकि वो एक स्टेप में होती है इक्विलिब्रियम, अगर उसमें 2 स्टेप हो तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता। और ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक इक्विलिब्रियम में जनरली मैं पूछता हूँ जब इक्विलिब्रियम करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, कि भी बताओ मुझे कि हमेशा हम रेट लॉ की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कोफिशिएंट बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम में कभी बात ही नहीं करते इन चीजों की, इक्विलिब्रियम में सीधा कोफिशिएंट की पावर लगा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जबकि वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए ना, रेट लॉ के अंदर जो आते हैं कोफिशिएंट्स, तो इक्विलिब्रियम में वो एक्सपेरिमेंटल पे क्यों नहीं वर्क करते? इसका रीजन है कि इक्विलिब्रियम सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहां से हमने निकाल लिया ये, अब इसको हम C की कंसंट्रेशन K1 और C की कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन K इनवर्स, ये क्या है बताया कोई? सर वो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। हाँ, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट भी इक्विलिब्रियम ही होता है, ये पता है? यस सर। ठीक है, इन्होंने यही किया, K1 बाय K इनवर्स जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उनका जो कांस्टेंट्स की डिवाइड है वो इक्वल होती है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहां से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये दोनों तरीका निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ से C की कंसंट्रेशन निकालूं तो क्या करूं? मैं इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, C की कंसंट्रेशन इधर चली जाएगी, A और B के मल्टीपल में आ जाएगी, ये तरीका आपको बड़ा आसान लगेगा, है ना? अब हमारे पास C की कंसंट्रेशन आ गई, अब देखो जरा D की कंसंट्रेशन क्या निकालने वाले हैं, dd बाई dt K2 इंटू C आ जाएगा, सीधा सीधा रेट आ गया D का, ये तो सिंपल है। इसके बाद में क्या पकड़े, C की वैल्यू भर दो, C की वैल्यू ये भरेंगे, बस C की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, K2 के K1 K इनवर्स A और B की कंसंट्रेशन, या फिर हम सीधा कह सकते हैं ये K2 K1 डिवाइड बाय K इनवर्स से हम इन दोनों का डिवाइड K के इक्वल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं ना, इन दोनों का डिवाइड K1 बाय K इनवर्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ हमने K भर दिया। क्लियर है? सर दोनों में सेम चीज निकाल रहे हैं और अलग अलग कैसे आ गई फिर ये? यही तो अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए क्यों कहते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन, तभी सेम इक्वेशन लेकर मैंने बोला अप्रोक्सीमेशन, अंदाजा है। यहाँ फर्क क्या है, चलो एक चीज बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन अलग आ रहा है और फर्क क्या है इन दोनों में, ये भी तो देखो, डिफरेंस क्या है वो देखो जरा। पहले क्या था, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में K2 तो सेम आ रहा है, ठीक है भाई, इसका K1 डिवाइड बाय K इनवर्स किसमें आ रहा था, K1 बाय K इनवर्स, ये आ रहा है हमारा इक्विलिब्रियम वाले में, और एसएसए में क्या आ रहा है, K1, ये तो ठीक है K1, तो K इनवर्स के एडिशन में K2 भी है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है कि इसके ऐड में ये +2 आ गया K2, इतना ही डिफरेंस है। यस सर। अब अगर कोई चीज किसी में जोड़ते हो आप और फिर उसको डिवाइड कर रहे हो, तो अगर उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है K2 की, तब तो डिफरेंस आ जाएगा, अगर वो वैल्यू माइनर से तो उसको लूज भी किया जा सकता है, उसको छोड़ के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, और एसएसए को ज्यादा वैलिड माना जाता है एज कंपेयर टू अदर्स। यस कमल बेटा। सर मैं जय हूँ। सॉरी क्या कह रहे हो? सर पीई और एसएसए में क्या अंतर है फिर? अरे ये तो पीई का मतलब प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन बेटा, पीईए, ऊपर जो लिखा हुआ है हेडिंग देखो, ये रहा, हाँ इससे सर वो तो हमने, पता चल गया। हाँ इससे हमने ये देखो फर्क बता देता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ये देखो ये है इक्विलिब्रियम वाला, ये वाला इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो एसएसए है। अब एसएसए और इसमें क्या फर्क है, K2 सेम है, K1 सेम है, A और B सेम है, फर्क क्या रह गया, K इनवर्स सेम है, सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड हुई है, वो ये वाली, अगर इसको हम 0 कर दें तो दोनों सेम हो जाएंगे, ये डिफरेंस है, दोनों अप्रोक्सीमेशन है, तो इसमें एसएसए को ज्यादा सही माना जाता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। सर दोनों का एवरेज ले ले तो एग्जैक्ट आ जाएगा क्या? देखिए ये समस्याएं हैं जो साइंटिस्टों को भी तंग करती हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने जो कर दिया है, साइंटिस्ट जो करते हैं वो सब कुछ सही होता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कई बार निकलती नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता है किसी को? नहीं। वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना, तो कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं जो चलते रहते हैं, उनकी वैल्यू जैसे 100/3 करें, 100 डिवाइडेड बाय 3, अब वो कितना आएगा,
33.333 आ जाएगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर 33.4 ले लें, तो कोई कहेगा सर 33.4 की जगह पर 33.33 लो। तो पीछे वाले बाकी के कितने छोड़ोगे आप? सारे 3 लगातार चलते रहेंगे, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर हम बात करें सर डिवाइड किया तो 33.3 ले रहे हैं। अगर मैं 33.3 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तब पूरा 100 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वैल्यू तो पूरी 100 थी। ये मैथ की समस्याएं हैं जिनको सोल्व नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज लाइक क्वांटम। जैसे क्वांटम होता है ना, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की। यही प्रॉब्लम है साइंस की कि हम लास्ट में एंड में हम सब जीरो हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है। हम इन्फिनिटी तक पहुंच जाएं तब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आ गया? इन्फिनिटी पर भी हमें इन्फिनिटी की नॉलेज नहीं है। दैट इज व्हाई हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कहते हैं 3.333 इन्फिनिटी तक 3 लगा दो, तो वो नॉलेज नहीं है ना, वो लिटिल नॉलेज, वो हमारी समस्या है। यहाँ पर भी वो समस्या है, इसीलिए इसका नाम ही अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट तो है ही नहीं। तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। दोनों में देखो, इसको ऐसे समझ लो, ये वैल्यूज जो है ना दोनों 99.99 को सही करती हैं। एक वैल्यू ऐसी होगी, मान के चलो एसएसए जो है वो एग्जैक्ट डाटा दे देगा हमें, इसका एग्जैक्ट, इसका रेट बता देगा 99.999 तक, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप, ये एग्जैक्ट रेट बताता 99.99 तक, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसके पीछे 0 है। अब इस 0 और 9 में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? यस सर। लेकिन एक्चुअल में लगभग ना के बराबर है ये, तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन कह के ही छोड़ देते। हाँ, उसके पास सभी समस्याओं का हल है, कमल कह रहा है। क्या बात है बेटा, है, लेकिन हमें उसकी भी नॉलेज नहीं है, हम मूर्ख हैं थोड़े से, ठीक है। अभी तक हमें 100 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें 33.33 मिलता है। लेकिन अगर 99.9 को अगर 3 से डिवाइड करें तो भी 33.3 मिलता है। मेरी लाइन रिपीट कर रहे हो, प्रॉब्लम है ये, मैंने पहले ही बोल दिया, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वो अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम आ गया सर कि मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, लेकिन डिवाइड करने पे भी दो चीजों की सेम वैल्यूज मिल रही है। लेकिन ओवरऑल लगभग वैल्यू बराबर है, हम इसको बोलते हैं लगभग वैल्यू, ठीक है। 99.990 और 99.999 जो है, ये दोनों हमें एग्जैक्ट लगभग हमें लास्ट वैल्यू तक पहुंचा देंगे। और हमें अप्रोक्सीमेशन मिल गया, लास्ट वैल्यू आ गई, हमारी सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल डाटा और यहाँ हम जो थ्योरेटिकली उसको रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, वो दोनों बराबर बैठ रहे हैं और अप्रोक्सीमेट बराबर बैठ रहे हैं, तो मतलब हमने एग्जैक्ट निकाल लिया, बात खत्म। समझ गए? लेकिन वो 100% एग्जैक्ट नहीं। अब आप क्या चाहते हो कि 100% एग्जैक्ट निकाला जाए? इसको ऐसे लगा लो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने थर्मामीटर डाला पानी के अंदर, मेरा टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, बॉईल हो गया टेम्परेचर। अब इसकी बजाय मैं कहूं कि भाई नहीं नहीं, थर्मामीटर के चारों तरफ तो थोड़े से मॉलिक्यूल थे जिनका टेम्परेचर 100 हो गया, मुझे तो हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर निकाल के दो। जो पतीले के कॉर्नर पर हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे नीचे हैं, मिडल में हैं, लेफ्ट में हैं, राइट में है, हर एक मॉलिक्यूल का अलग टेम्परेचर निकालो। दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो हम किसी एक मॉलिक्यूल का किसी एक जगह पे थर्मामीटर रख लेंगे, फिर दूसरी जगह रखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। थर्मामीटर भी बहुत प्रीसाइज होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए ताकि एग्जैक्ट वैल्यू दे। तो उनके टेम्परेचर्स में लिटिल डिफरेंस आएगा। वो जो लिटिल डिफरेंस है, सबको एवरेज करेंगे, सबको जोड़ेंगे तोड़ेंगे, लास्ट में सबका एवरेज निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद आपके पास आंसर आएगा कि हमारा आंसर आ रहा है 99.99 डिग्री सेल्सियस। 100 है, खत्म। समझ गए? तो बेटा अप्रोक्सीमेशन से आएगा तो पॉइंटों में ही, लेकिन हम उसको 100% मान के चलते हैं कि वो उसके करीब है। जैसे आप लिमिट पढ़ते हैं ना, टेंड्स टू जीरो, इट्स टेंड्स टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो कुछ समस्याएं हैं जिनको हम अंदाजा लगा के ही करते हैं। साइंस में अंदाजों का बहुत महत्व होता है। ये अंदाजे इसलिए ऐसे लगाए जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करते हो ना, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, डिफरेंशिएशन से कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, आप उसको तोड़ मरोड़ करके ओवरऑल आंसर ही निकालते हो। वैसा ही ये कुछ है। समझ में आ गया सभी को? तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, सीधी बात ये है। तो ये एक तरीका है जिससे हम काफी हद तक किसी चीज के पास पहुंच सकते हैं। तो भाई ओवरऑल एसएसए को ज्यादा एग्जैक्ट माना जाता है, याद रख लेना, इट इज मोर प्रोमिनेंट देन द अदर, सीधी बात है। तो आपको एसएसए वाला मेथड ही पता होना चाहिए, जो कि हम ऊपर वाली स्लाइड में ये कर चुके हैं।
क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया एसएसए क्या होता है? यस सर। ठीक है, इसको यूज करना सीखिएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा पीवाईक्यू करते हैं भाई, किसी पेपर से उठा रखे हैं मैंने। ये पेपर है, सेकंड पेपर है 2020-23 का। जिन बच्चों ने कर रखा है बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं किया है या कर भी रखा तो रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब एडवांस का क्वेश्चन है सीधा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट। PQR जो है मेजर प्रोडक्ट है, PQRS ये P बन रहा है, Q बन रहा है, R बन रहा है और S बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द PQRS इज R। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो देखो क्या कह रहा है वो, P एंड Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर डेक्रोन एंड ग्लिप्टल रिस्पेक्टिवली। अब डेक्रोन और ग्लिप्टल क्या होते हैं? मोनोमर्स है, पॉलीमर्स है, और इन पॉलीमर्स के आपको मोनोमर अगर याद है तो ये आंसर आपको समझ में आ जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा देखिए, सेकंड बोल रहा है वो बी में PQR आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या PQR डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? तीसरा देखिए, PQ एंड R आर सेम, Q और R सेम बनेंगे, क्या Q और R सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं? फोर्थ है R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, S डज नॉट अंडरगो कैनिजरो। R और S ये कैनिजरो और एल्डोल नहीं करेंगे। बना के देखें प्रोडक्ट, ये Yes. दिया KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में, फिर हीट करते हैं और हाइड्रोलाइज एसिडिक वाटर के साथ। क्या होने वाला है? KMnO4 क्या करता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर COOH लगा देगा, यही करेगा। पता है सबको? सर। P पता लग गया, तो P क्या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? यहां से पता लग गया P सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो तो नहीं बनाने वाला है। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। पहले पॉइंट में दो क्यों नहीं बनाने वाला? क्या दो क्यों नहीं बनाने वाला? बेटा रिएक्शन देखो, KMnO4 की इससे रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, ये जो देखो बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो ये एक H, इसको कम से कम एक H चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसके साथ ऐसा है, तीनों CH3 CH3 CH3, इसका कुछ नहीं करने वाला है। ऊपर यही हो रहा है, यहां देखो ध्यान से, ये कार्बन है, CH3 है, CH3 है, CH3, इसका कुछ नहीं करेगा कौन? KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अगर इसकी बजाय इनमें सिर्फ किसी एक के पास एक H भी है और बाकी की वैलेंसी आप CH3 से कार्बन से जोड़ सकते हैं, कार्बन की लंबी चेन भी लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, है ना? तो ये इन सबको यहां से उड़ा देगा और ये क्या बनाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, COOH। ये हमने रिएक्शन पढ़ रखी है, क्लियर है? लर्निंग है, सीधा याद करो। समझ में आ गया? यस सर। तो अगर ये ऐसा करता है तो हमें पता ऊपर वाले को तो ये नहीं छेड़ने वाला, नीचे वाले को छेड़ेगा, क्योंकि उसके पास दो H है, चाहे एक हो चाहे दो। फर्स्ट कार्बन बेंजीन के साथ जो जुड़ा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में उड़ा देता है और बाकी सब कार्बन की चेन को तोड़ देता है। तो हमारे पास बन गया है। ठीक है, उसके अलावा ऊपर जो लगा वो सेम रहेगा, इसको तो नहीं छेड़ेगा ये। तो हमें पता लग गया P प्रोडक्ट क्या है। P प्रोडक्ट आपके पास सीधा सामने आ गया, ये लो, ये आपका P आ गया इस तरफ, तो ये बन गया, और नीचे क्या बनेगा? ये नीचे कार्बन OOH बन गया। ठीक है भाई, पहला प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं। सेकंड प्रोडक्ट देखो जरा क्या बनने वाला है, बताएगा कोई? किसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सोचो। सर NaOH वाला Cl को भगा के OH लगा देगा। NaOH वाला क्लोरीन को हटाकर OH लगा देगा। ठीक है, OH क्या बन गया? ये एसिड। हाँ एसिड बन गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यस सर। ठीक है, तो यहां से सिर्फ इतना होने वाला है क्या? और सर उसके बाद वो H3O प्लस MEO को हटा के वो भी OH बना देगा। ये क्या है? एस्टर। एस्टर को हाइड्रोलाइज करता है बेस, क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइज, क्या करेंगे इसे? डिकम्पोज कर देगा, और इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये बनने क्या वाला है देख लो अब जरा, बेंजीन, ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए, अगर किसी को याद नहीं है, COOH, और इधर भी COOH। समझ में आ गया? यस सर। तो पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसने बोला PQR डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्यों? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कोई डाउट नहीं है, जब एसिड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला देखो भी, हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है एसिड के साथ में, फिर H2CrO4 क्रोमिक एसिड, इससे रिएक्शन करवा रहा है, क्या बनने वाला है तीसरे वाले का?
सर एक तो साइनाइड का COOH बन जाएगा। साइनाइड का COOH बनेगा। ठीक है, साइनाइड का COH बना देता है एसिडिफाइड। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी एस्टर है, याद रख लेना। यहाँ पे भी सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। यहां पर भी एस्टर है, तो क्या एस्टर को भी ये करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा? यस सर, वो H3O+ तो बना देगा। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा प्लस इसको बनाएगा, तो इसका यानी R क्या आएगा? ये रिएक्शन में दोनों को रट्टा किसमें मार करेगा? लेना। अगर किसी को याद नहीं है तो रिएक्शनें अभी याद करो कि कौन क्या करता है। देखो, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्लस साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लियर है? तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ रहे हैं, 2 ही इसमें आ रहे हैं। अब उसके बाद S देखो जरा क्या होता है, MgD ड्राई ईथर के साथ RMgX, ये तो इसको ये बनाएगा, दिख रहा है? फिर RMgX की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पता है? यस सर। फिर अमोनिकल AgNO3 प्लस वाटर। अब ये क्या करता है, अमोनिकल AgNO3 प्लस वाटर? टॉलरेंस रिएजेंट है। हाँ, करेगा क्या? सर सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर तो सर उसके लिए तो वो है ही नहीं। क्या? सर पहले जो Mg है और ये R और वो है ब्रोमीन, तो पहले रिग्नार्ड एजेंट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ये मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और फिर जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है। सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही जा रहे हो। सिल्वर मिरर टेस्ट में बनता क्या है ये बताओगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर एसिड बनता है, एसिड बनता है, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक कार्बो एसिड। यस, दैट इज आंसर। तो क्या करने वाला है, पहले तो ये RMgX, ये RMgX बना देगा, फिर हाँ RMgX रिग्नार्ड कार्बन एजेंट। डाइऑक्साइड इसके साथ जोड़ोगे, क्या जुड़ जाएगा? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये यस बन गया सर। COH। और ये क्या करता है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन करता है? ये क्या है सर? सर वो अमोनियकल AgNO3 ऑक्सीडाइज भी तो कर देता है ना, मिल्ड ये ऑक्सीडाइज तो होता है। COOH में कन्वर्ट कर देगा। ये समझ में आ गया? यस सर, वो शायद हेमी एसिटल या कीटल में से कोई है क्या? तो ये या ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब जरा क्वेश्चन ढूंढो, भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। क्या ये डेक्रोन और ग्लिप्टल के आपको मोनोमर दिखाई दे रहे हैं? ये डेक्रोन का और ये ग्लिप्टल का, P और Q। सर डेक्रोन और ग्लिप्टल होते क्या से? बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ, नहीं आते कोई बात नहीं, इस ऑप्शन को छोड़ दो। कंपाउंड्स Q एंड R आर सेम, Q और R सेम है, Q नहीं। एंड R सेम है? नो सर। नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये भी सर नहीं वो होगा। क्वेश्चन में ना R में शायद डबल COH बनता है, तो COH वहीं पे लगता है, बेंजीन के बगल में क्वेश्चन शायद किया था। यहां पर यस सर, यहीं पे लगता है COH, जो कार्बन है ना। गड़बड़ करी क्या? CH2 के साथ H लगा हुआ है, क्रोमिक एसिड। ठीक है, फिर ये सेम हो जाएंगे यार, रुको, फिर सेम हो जाएंगे क्या? यस सर। COOH, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम हो गए भी फिर। ठीक है, तो यानी कि C वाला आंसर, Q एंड R सेम। ठीक है, Q और R सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। R जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा, और कह रहा है S डज नॉट गो कैनिजेरो, S कैनिजेरो नहीं करेगा। क्या ऐसा कुछ बनता है? R एल्डोल करेगा कि नहीं नहीं सर। करेगा? सल्फा कार्बन सर एल्डिहाइड उसमें तो हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? नहीं। और S वाले के पास? नहीं कैनिजेरो सर, में तो अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये भी कैनिजारो नहीं करेगा, इस वाला भी। क्यों नहीं करेगा? सर वो तो पहले से ही COH बना रखा है हाँ, कैनिजारो। दैट इज द पॉइंट।
देखो वो पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना पड़ा है ना, और कैनिजरो में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, यस तो एल्डोल और उससे बनता तो यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, सी वाला ही सही है, तो पहले वाला भी गलत होगा। सर डी वाला सही होगा ना, उन्होंने नॉट बोला है। नोट बोला, आर डज नॉट गो अंडर एल्डोल कंडेंसेशन, आर एल्डोल के अंदर नहीं जाएगा, और एस सही है। जो है डज नॉट गो अंडर कैनिजरो, एस कैनिजरो नहीं जाएगा। ठीक है, फिर तो सही है। सी और डी तो सी और दोनों डी। राइट है। ए, लेट्स सी द आंसर, सी और डी आंसर है भाई, ए भी नहीं है। अब ए यानी कि दोनों के दोनों जो हैं ये ग्लिप्टल जो इन्होंने दे रखा है। अब आपको पॉलीमर वाला लेसन आप लोगों ने पढ़ रखा है एक बार भी? नहीं सर अभी नहीं। नो नहीं सर। सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं पॉलीमर का ना हल्का आपको रिव्यू दे देता हूँ। फिर पॉलीमर में क्या होता है, या आपको एक लेक्चर लगा दूं अलग से ना पॉलीमर का, यस सर। थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। एक टेबल है पॉलीमर की, उस टेबल को हल्का सा आपको 10-12 रिएक्शंस हैं, बहुत आसान आसान रिएक्शंस हैं, हल्का सा रिव्यू देते ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको सिर्फ मोनोमर याद करने होंगे, फिर आपको ये क्लियर होगा ग्लिप्टल और डेक्रोन जो हैं ये मोनोमर्स हैं या पॉलीमर्स हैं, और ये कैसे बनते हैं सिर्फ इसका अंदाजा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए याद कर लो, प्योर क्यू जो है ये ग्लिप्टल और डेक्रोन के मोनोमर्स नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब जरा आंसर्स देखिए। यहाँ इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको COH बनाया, सही है। इसमें क्या किया है भाई, इसके अंदर भी दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, यहां तक हम सही थे। इसके अंदर क्या किया है, इसमें तो यार इन्होंने CH2 ले रखा, आप कह रहे हो नहीं ले रखा। सर फाइनल प्रोडक्ट में इन्होंने वही बनाया है। अच्छा, हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ हम गड़बड़ दी। ठीक है, हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाया, लेकिन उसके बाद हीट करने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ये COH इस तरफ ही बनेगा। दोनों फर्दर H2CrO4 से रिएक्शन करवा रखी है क्रोमिक एसिड से, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में सबसे पहले Mg रिएक्शन करेगा, MgBr बनाएगा, ये हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और ये क्या हो रहा है भाई, CO2 से ये वाला एल्डिहाइड बन रहा है। अब ये स्टेप आपको याद रखना है कि CO2 H3O पॉजिटिव के साथ में इसको एल्डिहाइड बना देती है, ये वाला स्टेप क्लियर है? यस सर। इसको याद रखिएगा। और फर्दर क्या होने वाला है, इसके बाद अमोनिकल AgNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड वो क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, यही करता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, याद करना भाई, जो भी चीज है रिएक्शंस आ रही हैं सीधी सीधी, तो रिएक्शन याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी लर्निंग है। H2S 5 mole react with completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produced X and the number of mole of electron involved is Y. X और Y का सम बताना है, इलेक्ट्रॉन और वाटर के मॉलिक्यूल का सम बताना है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। H2S है जो कह रहा है 5 मोल है, रिएक्ट करता है कंप्लीटली एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में। तो देखो H2S पहले H पॉजिटिव आयन 18 टोटल इसने दे रखा है, KMnO4 था, इसका K हटा दिया हमने, 16 वाटर, 16 H पॉजिटिव, 5 H2S, 2 Mn2 पॉजिटिव, 5S प्लस 10 वाटर, 10 H पॉजिटिव प्लस 8 वाटर, ये आएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, किसकी रिएक्शन किससे करवानी है, H2S की रिएक्शन करवानी है KMnO4 से, एसिडिफाइड KMnO4 से। और ये रिएक्शन कहाँ मिलेगी, आप लोगों ने F ब्लॉक एलिमेंट्स, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट किए हुए हैं? यस यस सर। सर। उसमें KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेपरेशन वाली रिएक्शनें दे रखी हैं, उन्हीं रिएक्शंस में से एक रिएक्शन ये है। वहां बहुत सारी रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक में, यही Yes, sir. वाली रिएक्शंस में ये रिएक्शन आती है। ठीक है, याद करनी है, और कुछ है नहीं इसमें। दोनों रिएक्शन करके मैग्नीज 2, देखो मैग्नीज 7 से मैग्नीज 2 बनाता है, एक ही रिएक्शन में काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैग्नीज 7 था, उससे मैग्नीज 2 बना रहा है, पहली बात। फिर उसके बाद में सल्फर, प्योर सल्फर बाहर निकल रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता, मतलब प्योर एलिमेंट कभी कभी बाहर निकलते होते हैं, इस रिएक्शन में प्योर सल्फर बाहर निकल रहा है, और ये रिएक्शन शायद किसी और क्वेश्चन में भी आई हुई है। ठीक है, जहां पर प्योर सल्फर बाहर निकल रहा है, वो सल्फर की फॉर्म में बता रहा है कि इस रिएक्शन में सल्फर बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने करवाया तो मुझे याद है। तो इसलिए यहाँ 5S प्योर सल्फर बाहर निकलेगा। बैलेंस आपको करनी आनी चाहिए, रिएक्शन हल्की सी याद है, बैलेंस कीजिए। उसमें 5 सल्फर 5 मोल से कितना मोल प्रोड्यूस होता है, वाटर 8 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का खेल कितना है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं,
अब 10 इलेक्ट्रॉन कोई कैसे काउंट करेगा, उसका तरीका मुझे आप लोग बताएंगे। सर यहाँ पे मैंगनीज +7 से +2 वो सर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। 2 मैंगनीज है तो मतलब 10 हो गए। मैग्नीज कितना 2 मैंगनीज है ना बैलेंस्ड इक्वेशन में। क्या दे रखा है? सर +7 से +2 जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन एक मैंगनीज के लिए हो गया और बैलेंस्ड हाँ, इक्वेशन में 2 मैंगनीज है। तो ये +2 यहाँ पर +2 आ गया और यहाँ +7 था, 2 मैग्नीज हैं KMnO4, यहाँ पर भी 2 हैं, तो ये कितने हो गए, ये 14 प्लस आएगा और ये कितना होगा, ये 4 प्लस आएगा। डिफरेंस है 10 इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, दैट इज व्हाई यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सीधी बात है ना। दूसरे तरीके से ये तो चलो 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में चला गया, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सल्फर। सल्फर 2 नेगेटिव से कितना होना चाहिए, वो 0 हो रहा है। 5 ऐसे ऐसे तो 10 नेगेटिव से 0 हो रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये भी तो हेर फेर कर रहा है, यहां से भी निकाल सकते हो, यस और नॉट। यस सर। दोनों तरफ से चेक जरूर करना, अगर एक तरफ से आपको लगता है कि 5 इलेक्ट्रॉन का 10 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हुआ, दूसरे वाले में चेक करना उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। दोनों बराबर आ रहे हैं तभी 10 को लेना, वरना मत लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है, वरना फिर अपनी रिएक्शन में दोबारा गड़बड़ निकालना कि क्या हो रहा है। चलिए भाई, तो ये रिएक्शन थी, सीधा सीधा रिएक्शन याद करनी, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ याद रखने लायक नहीं है, स्ट्रक्चर्स हैं और आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्स किए भी होंगे। यस क्या बोल रहा हूँ, I3 पॉजिटिव, SiO4 4 नेगेटिव, SO2 Cl2 XeF2 SF4 ClF3 NiCO4 XeO2 F2 PtCl4 2 नेगेटिव XeF4 SOCl2 टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम इज। तो देखो सिर्फ सेंट्रल एटम नहीं पूछता वो, कई बार वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, कई बार वो लोन पेयर पूछ लेता है, और स्पेशल केस आता होता है। यहां से मुझे एक चीज याद आई है, I3 नेगेटिव और I3 पॉजिटिव, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बताइए। इनमें एक लीनियर होता है, एक बेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग, होता है लीनियर और I3+ होता है बेंट। ठीक है, उनमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं सेंट्रल एटम पर और टोटल में I3 नेगेटिव में सेंट्रल मेटल एटम पे 3 होते हैं और I3+ में 2 होते हैं। टोटल भी पूछता होगा कई बार, टोटल लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, तो देखो इनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको जरूर बता देता हूँ, ये दोनों याद रख लेना स्ट्रक्चर। I3 और I2 बनाने से पहले सीधा, I3 नेगेटिव पॉजिटिव बनाने से पहले सीधा I2 का स्ट्रक्चर बना लो। ये I2 का स्ट्रक्चर है, आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, दोनों आयोडीन्स के पास में 3 लोन पेयर है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब I3 नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिव का मतलब एक आयोडीन नेगेटिव ले आओ आप, नेगेटिव ले आए तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। यस यस सर। तो इसके पास रह गए 3 लोन पेयर, ठीक है, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, ये आयोडीन हो गया नेगेटिव। तो ये 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा भाई, तो ये अब आपको याद होना चाहिए, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ में स्ट्रक्चर कैसा बनता होता है। ठीक है, इसके अब मैं 3 लोन पेयर दिखाऊंगा, ट्राइएंगुलर पाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जो ज्योमेट्री बनेगी। ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री आ गई, यस सर। ठीक है, ये ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री आ गई जिसके अंदर 3 लोन पेयर्स हैं और बाई पिरामिडल ऊपर नीचे। देखो ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री आ गई, ऊपर बाई पिरामिडल बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये भी पिरामिडल बनेगा, है ना। तो बाई पिरामिडल ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री आ जाती है, तो यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर को आप काउंट मत करो, तो लीनियर हो गया। यस यस सर। और ये आ गया लीनियर स्ट्रक्चर, आई पर नेगेटिव चार्ज है, इस सेंट्रल एटम पर आई नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर है। टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 9 हो गए, टोटल 9 लोन पेयर। ये समझ में आ गया। यस सर। एट ऑल सेम अब क्वेश्चन आता होता है कि 9 लोन पेयर I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं। बनाने का तरीका सीख लो, दोनों के बीच में याद भी रखना और बनाना भी है। दोनों के पास में 3-3 लोन पेयर करने हैं आपको। सबसे पहले I2 का बनाओ, बन गया I2 का। अब कोई I पॉजिटिव आ गया, I पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके पास में, बेचारे के पास सिर्फ 3 लोन पेयर हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन था जिससे वो बॉन्ड बनाता है वो नहीं है, वो है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, इससे लोन पेयर लेकर क्या करने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है। समझ में आ गया। तो इसका एक लोन पेयर यूज हो गया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा और दूसरा इसके पास ऑलरेडी रहेगा, है ना। तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस क्लियर है। यस सर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, 2 लोन पेयर्स हैं, देखिए जरा, और 2 बॉन्ड पेयर हैं। ऐसा ही तो वाटर में होता है, बेंट होता है, टेट्राहेड्रल बनाएगा ज्योमेट्री। तो ये तो आई कैसा बनेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, ये लोन पेयर आ गया, इस पर पॉजिटिव आएगा,
और एक मान लो कि यहाँ पर हम लोन पेयर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और एक आई जो है वो इस तरफ आ जाएगा, दूसरा आई जो है वो इस तरफ आ जाएगा, दोनों के पास अपने 3-3 लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, वी शेप या बेंट, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ये बेंट, ये ऐसा बन गया, देखो वी शेप बन गया, बेंट बन गया, इन लोन पेयर्स को भूल जाओ, और आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी कई बार, बहुत बार अलग अलग मोड में पूछे जाते हैं। और ओवरऑल लोन पेयर देखो इसके कितने हैं, 3 3 6 और 2 8, 8 लोन पेयर है ना। ये दोनों चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, कभी लोन पेयर टोटल पूछ लेगा, कभी स्ट्रक्चर पूछ लेगा बेंट, कभी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर पूछ लेगा, कभी टोटल लोन पेयर पूछ लेगा। इस तरह से I3 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब आगे देखते हैं इसने क्या क्या कहा था। देखो I3 पॉजिटिव वो हमने बना ही लिया, I3 पॉजिटिव के अंदर ये 2 लोन पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है ये स्ट्रक्चर सबको, ये हम बात कर चुके हैं। SiO4 में क्या होता है, 4 नेगेटिव साथ में, चारों ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, सिलिकॉन सल्फर के जैसा होता है, कार्बन के जैसा होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। इस स्ट्रक्चर सर इस ऑर्बिटल में तो नहीं, सही है, सही आ गया, ठीक है। चलो, किसी भी स्ट्रक्चर में डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, नो वरी, है ना। फिर उसके बाद जेनन F2, जेनन के पास में 4 लोन पेयर होते हैं। सीधा याद रखने का तरीका ये है कि जेनन के पास 4 लोन पेयर है, ठीक है, खत्म। अब वो लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 2 बने हुए हैं, यानी एक लोन पेयर से 2 बॉन्ड बन जाते हैं, बस बात ही खत्म है। तो एक लोन पेयर ये रहा। अब देखो बाकी लोन पेयर कितने हो गए, 3 लोन पेयर हैं, 3 और 2 5, 5 में क्या होता है, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल बनता होता है। तो ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल बनेगा, ये बात ही खत्म। लेकिन लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, जेनन, सीधा लीनियर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 3 लोन पेयर 2 ये 5 हो गए ना, sp3d2। यस, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। किसी को किसी स्ट्रक्चर में डाउट हो तो बोल देना, ठीक है, उसको डिटेल में बता दूंगा मैं। नेक्स्ट SF4, सल्फर 2 4 और 6 वैलेंसी दिखा सकता है। जब 2 वैलेंसी दिखाता है तो वाटर की तरह, ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है। देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन में क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, सल्फर का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं H2S बनाऊं, वही हाइड्रोजन जोड़ दूं, तो सल्फर यहाँ 2 वैलेंसी और 2 लोन पेयर के साथ है। अगर सल्फर 4 वैलेंसी दिखाएगा तो यानी 1 लोन पेयर को यूज कर लेगा। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी दिखा रखी सल्फर ने, 1 लोन पेयर, यानी इसके साथ 2 फ्लोरीन और जोड़ ली, बस ऐसा कर लो, यहाँ भी फ्लोरीन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, इसका स्ट्रक्चर सीसा के जैसा होता है। याद है सीसा, बच्चों के झूला, बच्चों का। ये देखो यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, यहाँ बैठा, वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं ना, ऊपर नीचे बच्चे, ये वही है, ठीक है। सीसा लोन पेयर स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा। sp3d, 5 ही चीजें हैं, 5 तो TBP बनाते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट यहाँ पर लोन पेयर जो है वो इस जगह पर आने वाला है, याद रखना, ट्राइंगुलर शेप में ही लोन पेयर आएगा, याद रहेगा सबको? यस सर। 1 2 और 3, तीनों लोन पेयर ट्रायंगुलर शेप के अंदर ही आने वाले हैं, TBP वाले स्ट्रक्चर में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो TBP तो उसकी ज्योमेट्री है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर काउंट मत करो, तो ये सीसा बन गया। नेक्स्ट देखो भी ClF3, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, 3 बना रखे हैं, मतलब 1 लोन पेयर यूज कर लिया, प्लस 2 हो गया। तो 3 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर बच गए, यही सेम चीज बनाएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ 2 लोन पेयर सब के सब इक्विटोरियल में आएंगे, एक्सियल में, इक्विटोरियल पोजीशन पर, ट्रायंगुलर पोजीशन के ऊपर ही सारे लोन पेयर आते होते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये टी शेप बन जाएगा, लोन पेयर को काउंट मत करो। याद है सबको, ये पता होगा? यस सर। sp3d 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 तीनों TBP हैं, तीनों TBP हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, ध्यान रखना, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर अलग है बस। नेक्स्ट देखो निकल CO, ये कैसा बना था भाई, निकल CO sp3 और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ये, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, निकल CO4। इसको प्लेनर मत बना देना, निकल प्लेनर भी बनाता है, पता है, प्लेटिनम, सॉरी निकल नहीं, प्लेटिनम प्लेनर बनाता है, PtCl4 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लेनर बनाता है, याद है। निकल CO कार्बन मोनोऑक्साइड 4 जुड़े हो तो वो टेट्राहेड्रल बनाता है। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन देख लो, sp3 हाइब्रिडाइज कितने हैं, तो ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज, ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज 2, एक ये रहा 3, इसके अलावा और भी दे रखे हैं स्ट्रक्चर। Xenon O2F2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता होता है,
एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और 2 फ्लोरीन यूज कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक लोन पेयर बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ैनन के पास, और बाकी फिर ये भी सीसा जैसा स्ट्रक्चर बन गया sp3d। क्लियर है ये स्ट्रक्चर? यस सर। नेक्स्ट PtCl4, इसी की हम बात कर रहे थे, स्क्वायर प्लेनर बनाता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अभी अभी बोल रहा था मैं कि प्लेटिनम PtCl4 2 नेगेटिव जो है वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, जबकि इसी की जगह निकेल अगर हो तो निकेल CO के साथ में टेट्राहेड्रल बनाएगा। नेक्स्ट ज़ैनन F4, 2 लोन पेयर यूज है, 2 नहीं यूज है, तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है भाई, टोटल 6 है ना जुड़ने वाली चीजें, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर ऊपर नीचे एक्सल पोजीशन पर लगते हैं, और TBP में लोन पेयर ट्रायंगुलर पोजीशन पर, इक्विटोरियल पोजीशन पर लगते हैं। ये याद रखना, उल्टे होते हैं एक दूसरे में। अब अगर आप ये कहें कि सर ये एक लोन पेयर में यहाँ दिखा दूं और एक यहाँ दिखा दूं, और ये फ्लोरीन जो है ऊपर नीचे दिखा दूं ऐसे, तो ये भी तो वो बन गया ना, क्या बोलते हैं उसे, सीसा जैसा, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता। जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो लोन पेयर कहाँ यूज होते हैं, लोन पेयर एक्सल पर होते हैं, और अगर ये TBP ज्योमेट्री होती है तो लोन पेयर कहाँ होते हैं, वो इक्विटोरियल पर। इनमें से ट्रायंगुलर, अगर एक यहाँ ट्रायंगल, ये नहीं है सोचो, ये भी नहीं है, तो ये ट्रायंगुलर में एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ता, तब लोन पेयर यहाँ आते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें पता है। SOCl2 में सल्फर कितनी दिखा रहा है अभी, 2 ऑक्सीजन से वैलेंसी दिखाएगा, 2 क्लोरीन से 4 वैलेंसी दिखा रहा है, टी शेप बनाने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, टोटल 4 हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट SO2Cl2, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये 2 बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी sp3 है, तो यहाँ sp3 कितने आ रहे हैं, 1 2 2 sp3 आ रहे हैं, पीछे कितने आ रहे थे देख लो अब जरा, 1 2 3, 3 और 2 5, टोटल 5 स्ट्रक्चर है। आंसर 5 है क्या? इसका आंसर कहाँ है? ये रहा, 5 है भाई। क्लियर है सबको? यस सर। सर अब ये ये बॉन्ड- SOCl2 और SO2Cl2 के में अंतर भी है कुछ इनके स्ट्रक्चर में? बिल्कुल अंतर है बेटा, एक टेट्राहेड्रल दिखा रहा है, एक टी शेप बना रहा है, स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है। ज्योमेट्री में? हाँ, ज्योमेट्री में नहीं है? ज्योमेट्री दोनों की देखो, ज्योमेट्री क्या बनने वाली है, ज्योमेट्री देख लो क्या बनेगी एक की। बताओ भी SOCl2 की ज्योमेट्री क्या है, क्या वो टेट्राहेड्रल है? सर दिखने से तो लग रहा है यहाँ पे sp3 से लग रहा है। हाँ ये sp3 है, तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही होगी, यहाँ टी शेप नहीं है भाई, फिर ये टेट्राहेड्रल होने वाली है। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल में बाद में टी शेप बनती है क्या? देखो यहां पर हमने सल्फर दिखाया, इसका लोन पेयर शो कर दिया, ठीक है। इस तरफ ये टी शेप ही रहेगी, इस तरफ और इस तरफ। क्लोरीन्स क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, क्लोरीन्स ज्यादा बेंट नहीं हो पाते हैं, तो स्ट्रक्चर तो इसका टी शेप ही रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वही रहने वाली है, और इसकी तो सीधा सीधा दिख ही रही, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है ही, है ना। परफेक्ट तो ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा करीब है टेट्राहेड्रल के। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब ये क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Br3O8 F2O, ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, सीधी सी बात है। H2SO4 है, नहीं H2S4O6 है, H2S5O6 है, C3O2 है। काउंट द नंबर ऑफ द एटम्स एग्जिस्टिंग इन द जीरो ऑक्सीजन स्टेट इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, द सम इज। तो जब आपने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला लेसन किया था, उसके अंदर Br3O8 का एग्जांपल उसमें भी है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में याद है? याद है सर। है ना, तो ये एनसीईआरटी के अंदर भी आता है। इनके स्ट्रक्चर्स अगर आपको आते हैं, बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि इनका नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन देयर जीरो ऑक्सीजन स्टेट, सभी में सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन कौन से एटम है जो जीरो ऑक्सीजन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सभी मॉलिक्यूल के बताने हैं। तो एक एक करके फाइंड करेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर Br3O8 है, तो कैसे बनने वाला है, ब्रोमीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो 2 4 6 और 7वां 7 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। बीच वाला ब्रोमीन 2 4 5 और एक 6 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ पूरे नहीं हो रहे भाई, तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ऐसा मान सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, ये फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2 4 6 और एक 7, इसके साथ पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे ब्रोमीन्स के इलेक्ट्रॉन्स भी हमने कंप्लीट कर लिए, ताकि कल को कोई लोन पेयर या कुछ और पूछता तो वो भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सा ब्रोमीन है जो 0 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर आएगा, क्या है ऐसा कोई ब्रोमीन? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालनी है ना ब्रोमीन की इसमें? हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन सारे 2 नेगेटिव है, ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट सबके अंदर कितनी है, सब में कुछ ना कुछ बनेगी, 0 तो नहीं बनने वाली है ना। बीच वाले ब्रोमीन को गिने, इधर और इधर से तो 0 हो गया, ऊपर से +2 नीचे से +2 +4 ये हो गया। ठीक है, ये ब्रोमीन कितना होगा, +6 होगा, ये ब्रोमीन +6 होगा, तो 6 4 10 और 6 16, 16 डिवाइडेड बाय 3 ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी ईच ब्रोमीन की, है ना। पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये उसके अंदर आता है। पैराडॉक्स मतलब जो कंफ्यूज करती है कि ऑक्सीजन स्टेट पॉइंटों में हो सकती है क्या, दिखाई देती है पॉइंटों में, होती नहीं है, अंदर तो एग्जैक्ट नंबर ही होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो फिर सर वो लिखेंगे क्या फिर ऑप्शन में? इसमें उसने पूछा एटम्स एग्जिस्टिंग इन 0 ऑक्सीजन स्टेट, ये तो 0 में है नहीं, तो अभी तो कुछ नहीं है इसका। टोटल 6 एटम्स हैं, वो ढूंढते हैं ना, हम अभी ढूंढेंगे। नेक्स्ट देखो OF2, फ्लोरीन -1 में, ऑक्सीजन +1 में, +2 ऐसा ही है इसमें, तो +2 थोड़ा में सा होना पैराडॉक्स। हाँ, ऑक्सीजन +2 में नहीं होगा। सर तो उसका एक सुपर तरफ से ऑक्साइड बन गया +1 है ना? ना, एक तरफ से +1, दूसरी तरफ से भी +1 आएगा यार। ठीक है, दोनों तरफ से +2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हालांकि इसमें एक पैराडॉक्स है, ऑक्सीजन को वो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो -1 में ही रहेगा और फ्लोरीन +1 में रहने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी है जो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी गई है। ठीक है, सर एनसीईआरटी में भी तो दे रखा है सुपर ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड बनाता है जब इसकी +1 और +2 दिखा रखी है एक में, इसी केस के साथ। हाँ, वही 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 एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिखा रखा है। हायर क्लासेस में ये कंट्रोवर्शियल एटम है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी 11th 12th के हिसाब से ही चलेंगे हम, तो वहां पर ये +2 और ये -1 ही रहने वाला है। ठीक है, ये -1 है, ये भी -1 है, तो ये +2 हो जाएगा। 0 यहाँ किसी में नहीं है। ठीक है, खत्म ये भी। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल आपको बनाने आने चाहिए। अब अगर यहाँ आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये हमेशा याद रहेंगे। H2S4O6 और H2S5O6 क्या होने वाला है, देखो H2S4 है, चारों सल्फर को एक लाइन में लगा दो, सीधी बात है, और एंड वाले सल्फर पर डबल बॉन्ड हो OH OH लगा दो, बस आपका मॉलिक्यूल बन गया। अगर एक और सल्फर एक्स्ट्रा कर देते तो पांचों सल्फर को एक लाइन में लगा दो, बाकी सारा सेम मॉलिक्यूल रहेगा, बीच में सल्फर के एटम बढ़ाने हैं। तो ये बीच वाला सल्फर एटम 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। यस सर, दोनों। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट ये तीनों, ये 0 में है तीनों, यस सर। और तो नहीं होने वाले। और ये वाला कार्बन 0 में है, यस हो गए सर। 6 एटम यार बस। CO2 और CCC है C3, तो टोटल 6 हैं जो 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। क्लियर है? मॉलिक्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर आता तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में ना, सर 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ बेटा, नो सर। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार भी है और बड़ा आसान भी है, देखने में लगता है बस वैसे ही। फॉर हीलियम ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट रेडियस, ये ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है, रेडियस है 105.8 पिकोमीटर, टू द ऑर्बिट रेडियस 26.45 तक। तो मान लो ये कह रहा है यहाँ पर एक हीलियम है और ये रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस, ये वाली रेडियस है 105.8 की और ये रेडियस है 26.45 की। समझ में आ गया? यस सर। कह रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे गिर गया, गिरा हुआ इलेक्ट्रॉन था इसलिए और गिर गया, उसने कुछ एनर्जी एमिट कर दी और वो बोल रहा है किस वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, द वेवलेंथ इन एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, वेवलेंथ पूछी तो अगर हमें फोटोन की एनर्जी पता लग जाए तो वेवलेंथ बता देंगे। एनर्जी कैसे पता लगेगी? बोहर रेडियस बता रखा है उसने कि पहले ऑर्बिट की रेडियस 52.9 पिकोमीटर होती है,
ये 26.45 है। उल्टा होता है क्या, रेडियस बढ़ती है ऊपर ऊपर जाएंगे तो सर तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये रेडियस ये बढ़ रही है, ये और बढ़ सब रही है, वो ये इसकी हाफ है ना, मतलब रेडियस का भी हाफ है वो तो, और वो रेडियस का डबल है 105 पूरा। और डिवाइडेड बाय और एन स्क्वायर भी तो आता है। रुक जाओ, ठीक है आगे देखते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 -34 जूल सेकंड है, सी की वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैसे ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, पर इन्होंने तीनों दे रखे हैं तो खुश मत होना, क्योंकि वैल्यूज तो आपको तीनों याद होनी चाहिए। करना क्या है अब इसके अंदर, आर एन, मान लो एन की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, फॉर्मूला दे रखा है भाई 50 ए नोट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर, जो कि हीलियम का केस है, ठीक है। हीलियम का 2 है। तो अगर ए नोट वो कहता है फर्स्ट रेडियस को, वो कहता है कि ए नोट है, मल्टीप्लाई में एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, डिवाइड में जेड की वैल्यू 1 है, तो ये होती है कितनी 52.9, ठीक है। बट यहाँ जेड कितना है, ये तो डबल है। हीलियम में क्या होता है 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर, यस सर। तो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये आधी होगी, मतलब ये पहले पहले शेल में ही बैठा है, फर्स्ट शेल में बैठा है। यहां से ये समझ में आ रहा है, ये पता लग गया सबको। सर कैसे पता चल गया सर पहले शेल में वो? कैसे पता लग गया, फॉर्मूला देखो, आर एन, आर की वैल्यू मैंने 1 भरी, अगर मैं 1 भरूं और 52.9 इंटू में एन की वैल्यू, एन क्या होता है शेल नंबर, मुझे नहीं नंबर पता ऑफ शेल। कितना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। एन का स्क्वायर है, डिवाइड में आएगा जेड, वो तो कितना होता है 2 होता है हीलियम के लिए, यस सर। और एटॉमिक सर नंबर। R1 की वैल्यू 26.45। तो अगर मैं इसको 2 से सीधा डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, हाँ सर समझ गया, ठीक है ठीक है। 26.45। ठीक है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, आर की वैल्यू 26.45 तभी आ सकती है जब एन की वैल्यू 1 हो, एन 1 का स्क्वायर, अगर ये 2 होगी तो फिर ये इसका फिर 4 से मल्टीपल हो जाएगा, तो है ना। यस सर, फिर 105 आएगी। तो यहाँ एन की वैल्यू आपको पता लग गई। इसी तरह से क्या आप 105 के लिए नहीं पता कर सकते एन की वैल्यू कितनी है, सर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। यस सर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके 105 को मैंने यूज किया, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, और जब मैंने 26.45 को किया एन की वैल्यू 1 आ गई, 1 और 2, एन की वैल्यू मुझे पता लगी, तो ये एन यहाँ पर एन जो है ये 2 है, और नीचे वाले में एन जो है वो 1 है, ठीक है। अब देखो जरा एन इक्वल 1, ये मुझे पता लग गया, निकाला है हमने, ठीक है, हमें मतलब फाइंड किया। अब आगे देखो लैम्डा क्या होता है, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय रिडबर्ग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है, फॉर्मूला स्क्वायर बताना जरा माइनस मेरे को। रिडबर्ग कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई में 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। हाँ 1 बाय एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन 2 n2। स्क्वायर, यस यही होता है, यस सर। ठीक है। तो जरा इसमें वैल्यू भरे हम, 1 बाय लैम्डा, मुझे तो लैम्डा चाहिए था, क्या आएगा n1 और n2 की वैल्यू मुझे पता है अब, ठीक है। आर एच 109 670 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3/4। जेड का स्क्वायर भी होता है इस फॉर्मूले में, पता है। यस सर। 3/4 तो ऐसे लगा दिया। n1 बताओ क्या होगा, n1 मेरा 2 1 होगा या 1 होगा, सर 1 1 आएगा। होगा। है 1 1 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का 4। स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 2 का स्क्वायर, जेड समझ में आ रहा है। यस सर। इसको जोड़ घटा करेंगे लैम्डा आ जाएगा, उल्टा पुल्टा कर दो, जोड़ घटा कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कितना आया लैम्डा, लैम्डा आ गया लगभग 30 नैनोमीटर, फुल नंबर में भरना था, बस 30 आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। जी सर। अब यहाँ चीज एक ध्यान रखने वाली बात है, लैम्डा 30.3 आ रहा है, तो आप लोगों में से कुछ बच्चे बोले सर 0.3 को भी इन्होंने वो कर दिया, भाई कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि वो होल नंबर में मांग रहे हैं, तो होल नंबर में तो 30.3, अगर ये 30.7 होता तो 31 कर देते। 31 कर देते। 31 लेते, 31। अब एक चीज याद रखना, कंप्यूटर से पेपर चेक होने का एक ड्रॉबैक होता है, क्या होता है पता है, ये तो अगर मैं आपने यही पूछने आ रहा था कि वैल्यू न्यूमेरिकल में आ जाए तब क्या करना है। अगर मान लो कि आपने 30 भर दिया, ठीक है, तो सही है, लेकिन कोई बच्चा ऐसे करे वो 30.5 तो नहीं भरेगा, मान लो 30.7 हो और वो 31 की जगह 30 भरा है या 31 भरा है। अब कंप्यूटर को ये पता है
कि उसका आंसर जो आ रहा है 31 आ रहा है, आपने भर दिया 30 इसी के रूल नंबर में, बाय मिस्टेक आपके पॉइंटों में गलती हुई 30 भर दिया आपने, लेकिन पूरी प्रोसेस सही है, पूरा आंसर सही है। अगर उसकी जगह टीचर होगा तो टीचर उस आंसर को सही कर देगा, 1 नंबर आपकी कैलकुलेशन की गलती का निकाल सकता है, काट सकता है कि आपने सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं की। लेकिन कंप्यूटर होगा तो पूरा का पूरा काट देगा, माइनस में भी मार्क्स देगा, देगा ना माइनस में। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस, कंप्यूटराइज्ड पेपर जो चेक होते हैं उसमें एबीसीडी ऑप्शन वाले तो एग्जैक्ट आप सही निकालोगे, लेकिन अगर आपको खुद वैल्यू भरनी है और वो पॉइंटों में आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा जो मतलब जिसमें आप कैलकुलेशन प्रीसाइज तरीके से कर सके। समझ में आ रही है बात? यस सर। अच्छे तरीके से वो कैलकुलेशन हो सके। सर वैसे इसमें एआई को यूज कर लेते तो ज्यादा सही रहता है, एआई को पता चल जाता। एआई, हाँ Yes, कह sir. सकते हो। अब बेटा वो तो देखो उन पर डिपेंड करता है जो लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। 50 ml आपको दे रखा है, मोलल दे रखा है, यानी मोलैलिटी दे रखी है यूरिया के सॉल्यूशन की, डेंसिटी भी दे रखी है 1012 ग्राम पर ml, इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम यूरिया। उसको 250 ml सॉल्यूशन के साथ में मिक्स कर दिया, 50 ml को 250 के साथ मिक्स कर दिया, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम वो आ गया 300 ml, 250 प्लस 50, यस ये तो समझ में आ गया। टोटल वॉल्यूम आ गया, 0.06 ग्राम यूरिया उसने जोड़ डाल दिया। अब ऊपर 0.50 वाले की मोलैलिटी दे रखी है, यानी कि एम दे रखा है कितना, 0.2 मोल पर केजी। याद रखना, अब ये नीचे वो वॉल्यूम इन सॉल्यूशन का केजी में होता है, 1 किलो में 0.2 मोल है। अब हमें तो एमएल में दे रखा है सॉल्यूशन, 50 ml में कितना होगा, तो भाई इसको मोलैलिटी को मोलैरिटी में बड़े एम में कन्वर्ट कीजिए, तो आपके पास डेंसिटी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी इसने दे रखी है, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है, इतने ग्राम सॉल्यूशन 1 ml में होता है, यानी कि 1 ml इक्वल होता है 1.012 ग्राम, ठीक है भाई। 1 ml में इतने ग्राम होते हैं, मेरे पास 1000 ग्राम है, मैं उल्टा लिखूंगा, अब इसे उल्टा ही लिखते हैं पहले। 1.012 ग्राम इक्वल होता है 1 ml के, मेरे पास 1 kg है यानी 1000 ग्राम है। 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.012 मल्टीप्लाई में 1000, नहीं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये ml, और फिर 1000 के लिए देखेंगे, 1000 ग्राम 1 kg है ना मेरे पास पूरा सोलवेंट, सोलवेंट है सॉल्यूशन है, बताओ। सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है ना ये तो, यस। सारे गायब हो गए क्या? सर 4 बचे हैं बस, बच्चे गायब ही हो गए। आसान क्वेश्चन है यार, ध्यान से, बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़। अब देखो क्या करना है, ये जो 0.2 मोल है ना, यहाँ यूरिया का 0.2 मोल के आप यहाँ इसके ग्राम निकालो, तब आपको टोटल सॉल्यूशन के ग्राम पता लगेंगे। तो यहाँ इसके ग्राम निकालेंगे, 0.2, यूरिया का मोलर मास होता है 60, है ना, यानी कि 1 मोल जो होता है वो 60 ग्राम होता है, और 0.2 मोल में कितने ग्राम होंगे, तो 60 मल्टीप्लाई में 0.2, 120 आएगा, ये 120 है ना, और पॉइंट ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो 12 ग्राम आएगा, ठीक है। इतने ग्राम हो गए, तो 12 ग्राम आपके पास यूरिया है। 1 kg क्या है, तो सोलवेंट है, तो टोटल ग्राम कितने होंगे, यहाँ टोटल ग्राम 1012 हो जाएंगे सॉल्यूशन के, यानी मेरे पास 1012 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। तो मेरे पास कितने ml बनेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.012 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1012, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, और ये 1 और ये 1 इक्वल आ जाएगा 1000, मेरे पास 1000 ml बनेगा, यानी कि 1 लीटर बन गया। इसका मतलब है 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन मेरे पास 1 लीटर आ गया, तो यानी मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी मुझे पता लग गई, बड़ा एम, मोलैरिटी क्या होगा, 0.2 मोल है डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये निकाल लिया मैंने, मोलैलिटी से मोलैरिटी निकाल ली सॉल्यूशन। इतना निकलने के बाद उसने क्या बोला, बोथ द सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है मुझे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल CRT,
कंसंट्रेशन पता है हमें, आर हमें पता है, टी हमें पता है, प्रेशर निकल आएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन कैसे पता करें, सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए। इसी के लिए तो मोलैरिटी हमने अभी अभी निकाली है। तो देखो जरा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वो तो 0.2 वालेगी, इसकी पता लगी मोलैरिटी। टोटल सॉल्यूशन तो अपने पास 300 ml है, हमें तो 250 ml वाले की मोलैरिटी पता है। अब मुझे 50 ml में कितना मोल आएगा मुझे ये निकालना है, 50 ml में कितना मोल। अब मुझे पता है 0.2 मोल होता है, यानी कि 1 लीटर। 1000 ml के अंदर सॉल्यूशन में मेरे पास कितने मोल हैं, 0.2 मोल है। बट उसने बोला था सिर्फ 50 ml मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने इसकी मोलैरिटी निकाली मोलैरिटी से बस। तो 50 ml में कितने होंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 50 आ जाएगा। नीचे 0 आएगी, वो 0 से 0 कट जाएगी, तो 5 दूना 10 आ गया। इसको हटाते हैं, यहाँ लगेगा सर 20 पे जाएगा ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1/100 1/20 0.01, ठीक है, मोल। इतने मोल मेरे पास अमोनिया के आ गए, ओ यूरिया के आ गए। 50 ml में इतने मोल यूरिया है मेरे पास, ये मुझे पता लग गया। अब उसने बोला 0.06 ग्राम और यूरिया डाल दिया, तो मुझे मोलियम यूरिया के मोल पता है, मोल से मैं नंबर ऑफ मास निकाल सकता हूं। मास ऑफ यूरिया 0.01, इतने मोल, एक मोल में 60 ग्राम होते हैं, 0.01 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 1 0 बच गई, 6 0.6 आ गया, 0.6 मोल ग्राम। क्या सर बनेगा, ग्राम ग्राम पर मोल, है ना। पर मोल नहीं आएगा बेटा, 0.1 में कितने ग्राम होते हैं वो मैंने निकाल लिया। 0.1 मोल यूरिया था मेरे पास टोटल, 0.1 में कितने ग्राम है, ग्राम निकल गया। और उसने बोला कुछ ग्राम और डाले, 0.06 ग्राम यूरिया और डाल दिया। तो टोटल यूरिया अगर मैं निकालूं, अब मेरे पास टोटल यूरिया आ गया। टोटल यूरिया कितना आएगा, 0.06, जोड़ देते हैं, ये ऐड हो जाएगा, 6 का 6, यहां पर भी 0.66 ग्राम मेरे पास यूरिया आ गया टोटल। अब इसके मैं मोल बनाऊंगा, क्योंकि उसने टोटल क्या पूछा है, कंसंट्रेशन मुझे पता होनी चाहिए ना, अगर पाई निकालना है तो मैं इसके मोल बनाने वाला हूं। गिवन मास बाय मोलर मास, मोल ऑफ यूरिया। गिवन मास है 0.66, मोलर मास होता है 60, ये आ गए मोल। क्लियर है भाई। अब मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी क्या निकलेगी, नंबर ऑफ मोल 0.66 डिवाइडेड बाय 60, और सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन कितना हो गया था, टोटल 300 ml सॉल्यूशन आ गया। 300 ml के लीटर बनाएंगे, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, वो ऊपर 1000 चला गया, कितना बन गया, 2 0 से 2 0 कटेंगे, नीचे 2 0 तीनों 0 कट जाएंगे पूरे। 2 0 यहाँ से कट गई, तीसरी 0 यहाँ से कट गई, ठीक है, 6 ऊपर 1 ये 0.11 आ गया, यस, तो नीचे 3 रह गया ना, तो 0.11 डिवाइडेड बाय 3 इतना आएगा ये। चलो इसको इतना ही रखते हैं, ये मोलैरिटी है, 0.0366, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये मोलैरिटी आ गई आपके पास, मोल पर लीटर, ये आपके पास मोलैरिटी आ गई। सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई। पाई क्या होता है भाई, पाई इक्वल CRT, CR और T। तो देखो पाई ये प्रेशर के लिए ही है, तो पाई इक्वल कितना आ जाएगा, उसने पाई पूछा था। कंसंट्रेशन कितनी है, मोलैरिटी 0.11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू यहाँ दे रखी है इन्होंने, क्या कुछ 62 लीटर टोर लेनी है ना, तो R की वैल्यू 62 और टोर पर केल्विन, और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, यस सर, 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। 300 को इससे डिवाइड करेंगे, 100 आ गया, कितना आएगा, पाई इक्वल 11 दूना 22, 11 66 और 68 आएगा, है ना, 68 और 100 से मल्टीप्लाई, नीचे पॉइंट लगा हुआ था, नीचे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, दैट्स इट। आ गया भाई पाई, यस सर। 682 टोर। तो देखो इस क्वेश्चन में बस मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करो। मोलैरिटी आने के बाद में आपको 50 ml में कितने मोल है पता लग जाएगा, उस मोल के ग्राम बनाओ,
फिर उस ग्राम को इस ग्राम में ऐड करो, दोनों का टोटल ग्राम आ गया, इसका फिर से मोल बनाओ और टोटल वॉल्यूम आ गया, तो सी आ गया। बस सी को निकालना था, आर और टी को उसने दे ही रखा था। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो इतना ही क्वेश्चन करते हैं ना आज के लिए, इतने करते हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, ये ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, वो आपके डीपीपी में काम आएंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।